Hello students, welcome to our YouTube channel Art and Study। आज हम देखेंगे नया टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कि जो मानव पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है मुख गुहा, ग्रास नली और ग्रसनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो मानव पाचन तंत्र में जो बॉडी पार्ट्स काम में आते हैं वो इस प्रकार हैं जो कि डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले पाई जाता है मुख गुहा और मुख, जहाँ से भोजन मुख में प्रवेश करता है। तो इसके मानव पाचन तंत्र के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद में मुख, उसके बाद में अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, और उसके बाद में है राइट में है कर्णपूर्व ग्रंथि और गर्सनी। तो उसके बाद में जो पार्ट्स काम में आते हैं वो है यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, आरोही वृद्धांत्र, क्षुद्रांत्र, अंधनाल, कर्मी परिशेषिका। तो इन पार्ट्स को हम आगे के चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और अन्य बॉडी पार्ट्स हैं जो मानव पाचन तंत्र में काम में आते हैं वो है ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, अग्रक्षुद्रांत्र, अवरोही वृद्धांत्र और मलाशय, और अंतिम हिस्सा होता है गुदा। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर मानव पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जो परिभाषा देखेंगे वो है पोषण की, कि जीवों को पोषण कैसे प्राप्त होता है और पोषण की परिभाषा क्या होगी। तो सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता होती है, और भोजन से ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो वे सभी पदार्थ जिनसे सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता पूरी होती है, और जिससे भोजन से क्या होता है, ऊतकों में वृद्धि होती है और ऊतकों की मरम्मत के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पोषण के द्वारा, भोजन के द्वारा, और कार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो पोषण की परिभाषा क्या होगी? सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता जिस भोजन से ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा व कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। तो पहला तो है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। तो वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से। तो पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। और परपोषी किन्हें कहेंगे? वे जीव जो भोजन के लिए पादपों तथा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। तो ये थी पोषण और पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृद्ध पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो वृद्ध पोषक तत्वों में जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं? उनमें शामिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन। तो वृद्ध पोषक तत्वों में क्या शामिल होता है? वे तत्व जिनसे कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। और दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व।
वे पोषक तत्व जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, जो कि लेकिन वो शरीर की वृद्धि और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो वो पोषक तत्व कौन से होंगे? जल, विटामिन, खनिज, लवण। कौन कौन से हैं? जल, विटामिन्स और खनिज लवण। अब हम देखते हैं पाचन की डेफिनेशन, मतलब डाइजेशन की डेफिनेशन। तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अवशेषी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही पाचन है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोज्य पदार्थ को सरल अवशेषी अवस्था, मतलब जब हम भोजन को पचाते हैं तो वो अंदर जाके उसका अवशोषण होता है और उससे हम पोषण प्राप्त करते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अवशेषी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र किस प्रकार से बना हुआ है। तो मानव पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है आहार नाल और प्लस पाचक अंग मिला के। तो आहार नाल व पाचक अंगों को मिला के क्या बना है? मानव पाचन तंत्र। तो अब हम देखते हैं कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट्स। तो इसकी लंबाई होती है 6 से 9 मीटर लंबी, और मनुष्य की आहार नाल एक कुंडलित पेशीय संरचना है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से संरचनाएं आती हैं, तो उसका क्रम देखते हैं उसका। तो इसमें आती है कि सबसे पहले आती है मुख गुहा, उसके बाद में आती है ग्रसनी, उसके बाद में आती है ग्रसिका, उसके बाद में आता है आमाशय, उसके बाद में आता है छोटी आंत, उसके बाद आता है बड़ी आंत और मलाशय और गुदा मार्ग। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से उसके हर पार्ट्स के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहला पार्ट है पार्ट फर्स्ट, मुख गुहा। तो मुख गुहा कौन कौन से अंगों से मिलकर बनी होती है? तो मुख गुहा का निर्माण होता है जीभ, दांत, लार ग्रंथियों से मिलकर क्या बनती है? मुख गुहा। तो अब हम देखते हैं कि मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो उसके बारे में, मुख गुहा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो एक संरचना पाई जाती है लेबियल फ्रेनलम। क्या होती है स्टूडेंट्स? लेबियल फ्रेनलम। तो होठों व मसूड़ों को जोड़ने वाला जो पारदर्शी वलन होता है, किन किन को? होठों व मसूड़ों को जोड़ने वाला जो पारदर्शी वलन होता है वो क्या कहलाता है? लेबियल फ्रेनलम। तो लेबियल फ्रेनलम किसको बोलते हैं? होठों व मसूड़ों को जोड़ने वाला पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? लेबियल फ्रेनलम। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, लिंगुअल फ्रेनलम। तो जीभ को मुख गुहा के तल से जोड़ने वाला, किसको? जीभ को मुख गुहा के तल से जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? लिंगुअल फ्रेनलम। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्रघाण। प्रघाण क्या होता है? जो हमारे होठ होते हैं और दांतों के बीच का जो भाग होता है, होठ व दांतों के बीच का जो भाग होता है उनको, उसे क्या कहते हैं? प्रघाण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख गुहा की छत में कठोर तालु मैक्सिको व प्रीमैक्सिली व पैलेटाइन अस्थि व नरम तालु होता है। तो मुख गुहा की छत जिसका निर्माण किससे होता है? कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर होता है? मैक्सिको, प्रीमैक्सिली व पैलेटाइन अस्थि के द्वारा मिलकर किसका निर्माण होता है? जो हमारी मुख का जो ऊपरी हिस्सा, जो कठोर तालु होता है, उसका निर्माण होता है मैक्सिको, प्रीमैक्सिली व पैलेटाइन अस्थियों से मिलकर होता है, जो कि नर्म तालु होता है। तो मुख गुहा का नेक्स्ट पार्ट है यूवला या कोवा। नरम तालु का अंतिम भाग जो गले में लटका हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपना मुंह खोल के देखेंगे, जो हमारे तालु का जो हिस्सा, अंतिम हिस्सा होता है, वहाँ पे एक लटकी हुई संरचना दिखाई देगी। तो उसको हम बोलते हैं यूवला या कोवा।
और यूवला की जो पार्श्व सतह पर टॉन्सिल होते हैं जिन्हें लसिका गांठें भी कहते हैं। तो यूवला की पार्श्व सतह पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लसिका गांठें भी कहते हैं। और जब टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलसुआ रोग बोलते हैं। तो और देखते हैं कि शाकाहारी जंतुओं की कठोर तालू में कौन से अंग पाए जाते हैं, जैकबसन अंग पाए जाते हैं जो कि हमें गंध का ज्ञान करवाते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं में गंध का ज्ञान कराने के लिए कौन से अंग, बॉडी पार्ट्स पाया जाता है, जैकबसन अंग पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीभ के पश्च सिरे पर हाइड उपकरण से जुड़ी हुई होती है। तो जीभ अपने पश्च सिरे पे किससे जुड़ी हुई होती है, हाइड उपकरण से जुड़ी हुई होती है। तो ये हम देख रहे हैं मुख गुहा के जो अंग हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जीभ पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, स्वाद गलिकाएं पाई जाती है जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है, किसी भी भोज्य पदार्थ या किसी भी खाई गई वस्तु के स्वाद का पता चलता है। तो स्वाद गलिकाओं का जो कर्म है वो है सबसे पहले मीठा, उसके बाद में नमकीन, और उसके बाद में खट्टा, और उसके बाद में कड़वा। तो हमारे जीभ पे जो स्वाद गलिकाएं पाई जाती है वो क्रम से इस प्रकार होती है, उनका क्रम होता है आगे से पीछे की ओर। तो सबसे पहले पार्ट पाया जाता है जो भाग मीठे का स्वाद पता करवाता है, तो वो पहले आता है, उसके बाद में नमकीन आता है, उसके बाद में खट्टा भाग आता है, उसके बाद में जो कड़वे स्वाद का पता करवाता है वो आती है, वो स्वाद गलिकाएं आती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके बाद में आते हैं हमारे दांत, जिसके द्वारा हम भोजन को चबाते हैं, चीरते हैं, काटते हैं और उसको बोलस की अवस्था में लाते हैं। बोलस जो भोजन की मुख के अंदर जो भोजन होता है जो लुगदी अवस्था में होता है उसको बोलते हैं बोलस। तो हमारे दांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कृंतक। तो कृंतक को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। तो इंसीजर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसीजर आते हैं काटने के लिए, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2 गुणा 4, मतलब कि ऊपरी और निचले हिस्से को मिला के ऊपर 4 और नीचे 4, तो मिला के कितनी संख्या होगी, 8 होती है। तो इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, दूसरा होता है रदनक, इनको बोलते हैं कैनाइंस। तो कैनाइंस क्या काम में आते हैं स्टूडेंट्स, कैनाइंस आते हैं चीरने के काम में आते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है 1 गुणा 4 होती है। ये है मुख गुहा का डायग्राम जिसके अंदर हमें मुंह में पाए जाने वाले बॉडी पार्ट्स का डायग्राम दिखाया गया है। तो जिसमें पाई जाती हैं लिप्स, टीथ्स, पैलेंटाइन टॉन्सिल, सॉफ्ट प्लेट, यूवला और पेलिपल टंग, प्रीमोलर, कैनाइंस, इंसीजर्स और टंग। तो ये थे मुख गुहा के पार्ट्स। तो अन्य जो दांतों के प्रकार बच गए थे उसमें तीसरा है अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये इनसे भोजन को चबाया जाता है और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 गुणा 4 होती है, मतलब कि ऊपरी हिस्से में 4 और निचले जबड़े में 4। और अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट जिनको बोलते हैं चवर्णक, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में मोलर। और इनका भी काम आता है, चबाने के काम में आते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3 गुणा 4। तो अब हम देखते हैं दंत सूत्र, जिससे जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो स्थायी दांत वेस्ट में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 32 होते हैं। तो इसका सूत्र होगा इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ICPM की फुल फॉर्म है और इनको हम अनुपात रूप में लिख रखा है। तो इसका अनुपात होगा दंत सूत्र का
जो सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2 1 2 3 बटे में आएगा 2 1 2 3, तो और उसको गुणा करते हैं 2/2 से। तो इस सूत्र से हम जब निकालेंगे दांतों की संख्या तो टोटल होगी 32। तो मनुष्य में स्थायी दांत यानी कि वयस्क में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। अब हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे के दांत कितने होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स? 20 होती है। और इसका सूत्र क्या होता है? 2102/2102 इंटू 2/2। तो इस सूत्र को अगर हम सोल्व करेंगे तो बाल्यावस्था में दूध के दांतों की संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। और अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स दांतों के बारे में। हमारे 20 दांत 2 बार आते हैं जिनको बोलते हैं द्विबार दंती, और जबकि 12 दांत केवल 1 बार आते हैं उसको बोलते हैं एक बार दंती। तो एक बार आने वाले दांत 8 तो प्रीमोलर होंगे और 4 मोलर होंगे। तो ये थे दांतों के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि जो टस्क किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो हाथी में ऊपरी जबड़े के 2 कृंतक जो दांत होते हैं जो जीवन भर वृद्धि करते हैं, मतलब जो हाथी के जो लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं वो उनकी वृद्धि वो इसलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि वो जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है कि मांसाहारी जीवों में एक प्री मोलर और एक मोलर लंबे होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कार्निसियल बोलते हैं। तो कार्निसियल किसको कहते हैं? कि मांसाहारी जीवों में जब एक मोलर और एक प्री मोलर दांत जो कि लंबे हो जाते हैं उनको बोलते हैं कार्निसियल। और दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जिनको क्या बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट। तो ओडेंटोब्लास्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जो कोशिकाएं दांत का निर्माण करती हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट। तो अब हम देखते हैं कि ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? डेंटिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। तो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? डेंटिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। डेंटिन नामक पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से जो दांतों का निर्माण करती हैं। और दांत की गुहिका पल्प गुहिका कहलाती है। जहाँ जिस हिस्से से दांत उगते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है? पल्प गुहिका। और इसी पल्प गुहिका के द्वारा दांतों का पोषण होता है। तो हमारे दांतों को जो पोषण प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पल्प गुहिका से प्राप्त होता है। और पल्प गुहिकाओं में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? तो पल्प गुहिका किससे मिलकर बनी होती है? इसमें तंत्रिका पाई जाती है, शिराएं पाई जाती हैं और धमनी भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं दांत का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है इनेमल। तो इनेमल किसे कहते हैं? जो दांत का सफ़ेद सुरक्षात्मक व कठोर पदार्थ होता है जो कि एमिलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इनेमल क्या है? दांत का सफ़ेद सुरक्षात्मक और कठोर पदार्थ जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। क्या? इनेमल, जो कि हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है? एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इनेमल कहाँ से स्रावित होता है? एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से। और इनेमल किसका शुद्ध रूप है? इनेमल हाइड्रोक्सी एपेटाइट का शुद्ध रूप है। तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस होते हैं। तो इनेमल क्या होता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट का शुद्ध रूप होता है। अब हम देखते हैं कि पायरिया किसे कहते हैं। तो पायरिया एक दांतों की डिजीज़ है। तो क्या है स्टूडेंट्स? पायरिया एक दांतों की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है? मसूड़ों में दांतों के जो सॉकेट्स होते हैं उनमें संक्रमण हो जाता है। तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? पायरिया बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो मुख गुहा में पाई जाती हैं हमारी लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ जिनसे लार का स्रावण होता है और जो कि भोजन के पाचन में लार ग्रंथि से जो लार का स्रावण होता है वो जो
जिनका काम क्या होता है, भोजन के पाचन में सहयोग करना। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य में? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनके नाम है पेरियोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। हम इन लार ग्रंथियों को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो सबसे पहली है पैरोटिड। तो पैरोटिड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि जो कि पैरोटिड होती है, वो एक सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये कहाँ स्थित होती है? ईयर पिन्ना के नीचे स्थित होती है और इस भाग में लार का निर्माण सबसे कम होता है। तो अगर पूछा जाए कि मुख में सबसे कम लार का निर्माण किस हिस्से में होता है, तो वो होता है पैरोटिड कर्णमूल ग्रंथि में। दूसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं हम अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है जो कि जीभ के नीचे स्थित होती है और यहाँ लार का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो मुख में लार का निर्माण सर्वाधिक कौन सी ग्रंथि में होता है? सबलिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा ग्रंथि में होता है। और तीसरी ग्रंथि है सब मैक्सिलरी, तो इसको बोलते हैं अधोहनु। यह है मध्यम आकार की लार ग्रंथि होती है जो कि जबड़ों के जोड़ के नीचे स्थित होती है। तो सब मैक्सिलरी कहाँ स्थित होती है? जबड़ों के जोड़ के नीचे स्थित होती है। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स की जो कि व्हेल मछली होती है उसकी जीभ हिलती नहीं, यानी कि वो अचल होती है। और सबसे लंबी जीभ किसकी पाई जाती है? जिराफ की जीभ सबसे लंबी होती है। और हमारी लार का पीएच मान कितना होता है? तो हमारी लार का पीएच मान होता है 6.8 से 7.2 होता है। और लार में क्या उपस्थित होते हैं? कौन से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से हम पाचन करता है, हमारा मुख पाचन करता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज और जिसको हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। और ये किसका पाचन करता है? भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन करता है। कौन करता है? टाइलिन करता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो कई एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? कि लार में उपस्थित टाइलिन या जो एमाइलेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? वो स्टार्च का पाचन करता है। और लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम होता है वो एंटीसेप्टिक पदार्थ होता है जो कि संक्रमण से रोकता है। तो जो हमारी लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो एंटीसेप्टिक पदार्थ के रूप में काम में आता है जो संक्रमण को रोकता है। और एक फैक्ट है कि बोलस क्या होता है? बोलस होता है कि मुख में जो भोजन पचित अवस्था में होता है और उसकी लुगदी बनती है, उस अवस्था को बोलते हैं बोलस बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसको? बोलस को। तो बोलस क्या होता है? मुख में पचित भोजन की अवस्था होती है जो कि लुगदी अवस्था में होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मुख का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रसनी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायरनिक्स। और इसका निर्माण कैसे होता है? ये मुख गुहा, नासा गुहा और उस्टेकियन नलिका तथा ट्रेकिया व ग्रेसिका का जंक्शन है। तो ग्रसनी किस किस मुख गुहा के पार्ट का जंक्शन होता है? ये होता है मुख गुहा, नासा गुहा, उस्टेकियन नलिका और ट्रेकिया और ग्रेसिका, इनका जंक्शन होता है। ये जो सारे हिस्से हैं ये मुख गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं, मुख गुहा से लेके गले तक पाए जाते हैं। तो टॉन्सिल क्या होते हैं? टॉन्सिल होते हैं ग्रसिका के पार्श्व में पाए जाने वाली लतिकाब उत्तक होते हैं। तो टॉन्सिल किसको बोलते हैं? ग्रसिका के पार्श्व में पाए जाने वाले लसिकाब उत्तक। और इनके टॉन्सिल्स में जब सूजन आ जाती है तो उस रोग को बोलते हैं गलसुआ बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट और मुख गुहा का लास्ट पार्ट। तो इसको बोलते हैं ग्रसनी।
ग्रसिका बोलते हैं। तो ग्रसिका जिसको ग्रासनाल भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगर इसका इंग्लिश टर्म आ जाए तो इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। तो ग्रसिका या ग्रासनाल कहाँ पाई जाती है? ये वक्ष गुहा में पाई जाती है और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। और ग्रसिका या ग्रासनाल में पाचन ग्रंथि का अभाव होता है। तो ये था स्टूडेंट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा मुख गुहा, ग्रासनली और ग्रसिका के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so share and subscribe and like this video, and thank you students for watching this video. Thanks.